हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू है मिस्र की रानी क्लोपेट्रा, जिसकी खूबसूरती और हुस्न के किस्से सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी अपनी शान और शौकत के साथ बयान किए जाते हैं। कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों के दूध से नहाया करती थी, जिनमें बकरी से लेकर गधी भी शामिल थे। मिस्रियों के मुताबिक वो हुस्न की देवी थी, जो कि क्लोपेट्रा के रूप में इस जमीन पर जाहिर हुई। दिलचस्प बात यह है कि उसने बहुत ही चालाकी से अपने हुस्न को अपने सियासी कामयाबियां हासिल करने के लिए बेदरेग इस्तेमाल भी किया। हसीन होने के साथ साथ वो बेहयाई और बेवफाई की एक तस्वीर भी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम अपना ये कंफ्यूजन दूर कर लें कि क्लोपेट्रा का ताल्लुक मिस्र से था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्लोपेट्रा के जिद्द अमजद दरअसल यूनानी थे और सिकंदर आजम की फौज में एक जर्नैल थे। सिकंदर आजम ने मिस्र को फतह करने के बाद मिस्र में एक शहर अस्कंदरिया के नाम से बसाया और यहाँ अपने जर्नैल बतलिमूस को बहैसियत गवर्नर मुकर्रर कर दिया। सिकंदर आजम की मौत के बाद क्योंकि सिकंदर का कोई लायक जानशीन मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी फतह की हुई तमाम हुकूमत इसके जर्नैलों में तकसीम हो गई। चुनाचे मिस्र बतलिमूस के हिस्से में आया और यहाँ से शुरुआत हुई मिस्र पर बतलिमूस हुक्मरानी के दौर की। बतलिमूसी हुक्मरान शुरुआत में बहुत काबिल और अक्लमंद थे, इसलिए उन्होंने अस्कंदरिया को यूरोप और एशिया के बड़े बड़े शहरों की सफ़ों में ला खड़ा किया। जब लोग इस शहर को देखते तो अश अश कर उठते। ये शहर मिस्र में होते हुए भी यूनानी तर्ज तामीर का एक शाहकार नमूना था। बतलिमूसी हुक्मरान अमूमन यूनानी ज़बान में ही गुफ्तगू करते और तमाम सरकारी काम भी यूनानी ज़बान में ही अंजाम पाते। वो मिस्र पर हुकूमत जरूर करते थे, लेकिन उनका तर्ज रहाइश यूनानी ही था। मगर बाद में आने वाले बतलिमूसी हुक्मरान अव्वल दर्जे के अय्याश, शराब नोश और आराम पसंद वाक़े हुए। इस दौर में रूम दुनिया की सुपर पावर की हैसियत रखता था। उसका असर व रसूख दुनिया के तमाम ममालिक पर था। इसलिए बतलिमूसी हुक्मरान रूमी अफवाज को रिश्वत देकर अपने मुल्क पर हमले से बाज रखते और अपनी अय्याशियां जारी रखते। मौरखीन के मुताबिक क्लोपेट्रा का बाप यानी बतलिमूस 12 भी अपनी मौत के वक्त रोमन सल्तनत के कर्जे तले दबा हुआ था। बतलिमूस की मौत के बाद इसकी सबसे बड़ी बेटी क्लोपेट्रा और इससे छोटा बेटा बतलिमूस 13 तख्त के मुश्तरका वारिस ठहरे। चुनाचे उन दोनों की शादी कर दी गई। चौंकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये कदीम मिस्र का रिवाज था। वहाँ एक बहन की एक भाई से शादी करना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। इसकी वजह विरासत को तकसीम होने से बचाना था। क्लोपेट्रा की इस शादी से कोई औलाद नहीं हुई। कुछ अरसा इस तरह हुकूमत करने के बाद क्लोपेट्रा और उसके भाई के दरमियान कुछ साजिशी दरबारियों की वजह से सख्त रंजिशें पैदा हो गईं और क्लोपेट्रा को रातों रात मिस्र छोड़कर शाम की तरफ भागना पड़ा। इन दिनों रूम के दो बड़े बड़े ओहदेदारों पोम्पई द ग्रेट और जूलियस सीजर के दरमियान एक जंग चल रही थी, जिसमें पोम्पई द ग्रेट को शिकस्त हुई और वो पनाह लेने की खातिर मिस्र आया, जहां क्लोपेट्रा के भाई बतलिमूस 13 ने उसे हलाक करवा दिया। अपने हरीफ पोम्पई द ग्रेट के ताक़ुब में जूलियस सीजर भी मिस्र आया और कुछ दिन यहां कयाम किया। क्लोपेट्रा को जब इस बात की इत्तला मिली कि रोमन सल्तनत का हुक्मरान मिस्र में मौजूद है, तो वो बड़ी बहादुरी के साथ चोरी छुपे महल में दाखिल हुई और जूलियस सीजर के सामने हाजिर हुई। जूलियस सीजर, जो कि एक अधेड़ उम्र शख्स था, इस हुस्न और खूबसूरती के पैकर को देखकर पहली नजर में इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और क्लोपेट्रा की जबान बोलने लगा। ये देखकर क्लोपेट्रा के भाई और उसके शौहर ने उन दोनों के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिसे सीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। इस जंग में बतलिमूस 13 यानी क्लोपेट्रा के भाई को शिकस्त हुई और वो दरियाए नील को अबूर करता हुआ डूबकर मर गया। इसके मरने के बाद क्लोपेट्रा मिस्र की मुख्तारे कुल बन गई, लेकिन उसे अपने खानदानी रसूम और रिवाज के मुताबिक हुकूमत करने के लिए अपने सबसे छोटे भाई बतलिमूस 14 से शादी करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, ये शादी सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि इन दिनों क्लोपेट्रा का असल शौहर जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर को क्लोपेट्रा इतनी पसंद आई कि उसने क्लोपेट्रा के साथ रहने के लिए पूरा रोम अपने एक जर्नैल मार्क एंटोनी के हवाले कर दिया और खुद दिन रात क्लोपेट्रा के साथ अय्याशियों में मशगूल हो गया। जूलियस सीजर क्लोपेट्रा के हुस्न का इस कदर दीवाना हो गया था कि वो इसे मिस्र ही नहीं बल्कि पूरे रोम की रानी बनाना चाहता था।
इन अय्याशियों के सबब क्लोपेट्रा के यहाँ सीजर के एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम सिजेरियन रखा गया। तकरीबन 2 बरस क्लोपेट्रा के साथ रहने के बाद जूलियस सीजर कुछ बगावतों को कुचलने के लिए दोबारा रोम रवाना हुआ। उसके पीछे से क्लोपेट्रा के छोटे भाई जो कि उसका शौहर भी था, उसने क्लोपेट्रा की छोटी बहन के साथ मिलकर क्लोपेट्रा के खिलाफ साजिश करना शुरू की। इससे पहले कि वो कामयाब होते, क्लोपेट्रा ने उन दोनों को जहर देकर मार दिया। अब इस दुनिया में वो अपने खानदान की वाहिद फर्द जिंदा रह गई थी। कुछ अरसे बाद सीजर की फतूहात के जश्न में शिरकत के लिए क्लोपेट्रा रोम रवाना हो गई, जहां उसे एक मलका जैसा इस्तकबाल मिला। करीब था कि क्लोपेट्रा मलकाए रोम बन जाती, मगर मरहूम पोम्पई के कुछ वफादार साथियों ने सीजर को कत्ल कर दिया। अब क्लोपेट्रा के पास मलकाए रोम बनने का एक ही तरीका रह गया था, वो ये कि इसका बेटा सिजेरियन रोम का हाकिम बन जाए। इस मकसद के लिए उसने रोम के सबसे ताकतवर जर्नैल और जूलियस सीजर के दामाद मार्क एंटोनी को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। मौरखीन के मुताबिक मार्क एंटोनी से क्लोपेट्रा को 3 बच्चे हुए। मार्क एंटोनी क्लोपेट्रा का ऐसा दीवाना हुआ कि उसने जूलियस सीजर के बेटे और अपने ही साले ऑक्टेवियन के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। यहाँ मार्क एंटोनी और क्लोपेट्रा की मुश्तरका अफवाज को ऑक्टेवियन ने इबरतनाक शिकस्त दी, जिसके बाद मार्क एंटोनी ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद क्लोपेट्रा ने जूलियस सीजर के बेटे ऑक्टेवियन को भी अपने दामे मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की, लेकिन ऑक्टेवियन अपने बाप और अपने बहनोई एंटोनी का अंजाम देख चुका था, इसलिए उसने क्लोपेट्रा को कैद खाने में डलवा दिया। इसी कैद के दौरान क्लोपेट्रा ने 39 साल की उम्र में खुदकुशी की। इसकी मौत के बारे में अब तक लातादाद बातें कही जाती हैं। कोई कहता है कि उसने खुद को एक सांप से डसवा लिया था, तो कोई कहता है कि उसने जहरीली जड़ी बूटियां खाकर अपनी जान ली। लेकिन ये बात तो तय है कि वो हसीन होने के साथ साथ बहुत चालाक और बहादुर भी थी। अगर सीजर ना मरता तो उसने करीब करीब तमाम रोम को अपने कब्जे में कर लिया था, जो कि बड़े बड़े जांबाज नहीं कर पाए थे।